तो आज के इस लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आने ही वाला है आपके एग्जाम में, जिसका नाम है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इस चैप्टर में दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 1 में। पहला है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, दूसरा है आर्हीनियस थ्योरम। इन दोनों में से कोई एक चीज पक्का आपके लेक्चर क्वेश्चन पेपर में आने वाली है, तो ये दोनों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ समझने से पहले हमें बहुत कुछ बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे। जिसमें सबसे पहली बेसिक चीज जो हमें समझनी है वो समझनी है इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। क्या? इलेक्ट्रोलाइट होते क्या? देखो, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी स्पीसीज होती है जो अपने आप को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। ध्यान दें, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर मैं पानी में डिसॉल्व करूं तो अपने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मैं NaCl लूं तो नॉर्मली ये सॉलिड फॉर्म में रहता है नमक, लेकिन अगर मैं इसको पानी में डालूं, इसको एक्वस मीडियम में अगर मैं डालूंगा तो ये कन्वर्ट हो सकता है Na+ और Cl- में। इसी तरीके को, मतलब इसी प्रॉपर्टी को और इसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो अ सब्सटेंस व्हिच कैन डिसॉल्व इन वाटर और एनी सॉल्वेंट, किसी भी और सॉल्वेंट में, सिर्फ वाटर ही हमारी क्या प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी कोई भी और सॉल्वेंट हो सकता है। किसी भी सॉल्वेंट में अगर कोई स्पीसीज आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, मतलब कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन कर सकती है और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को अगर कंडक्ट कर सकती है तो हम उसको कहेंगे एक इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट स्पीसीज। ठीक है, परंतु देखो, ये होने के लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट स्पीसीज भी होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अब जैसे हर स्पीसीज को अगर मैं पानी में डालूं या किसी भी सॉल्वेंट में डालता हूं अगर, तो वो कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, ये भी हो सकते हैं। एग्जांपल अगर मैं ले लूं ग्लूकोज C6H12O6, इसको पानी में डालूंगा तो ये कैटायनिक एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर मैं तुम्हारे सामने यूरिया ले लूं, क्या यूरिया ले लूं, इसका फॉर्मूला होता है NH2CH2, ये यूरिया है, ये ग्लूकोज है। इन दोनों जैसी स्पीसीज का मैंने एग्जांपल लिया। अगर मैं इन दोनों को पानी में अगर मैं डाल रहा हूं तो ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। अगर ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट किया तो मतलब ये आयनिक इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। तो याद रखना, स्पीसीज हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की हमें बात करनी है, हमें बात करनी है इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। पहले आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना जो आयनिक स्पीसीज में कन्वर्ट होते हैं और 100% कन्वर्जन हो जाते हैं। एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूं, मैंने अगर KCl लिया है 100 मोल्स, कितने मोल्स लिए हैं? 100 मोल्स KCl लिए हैं। अगर मैं इनको डाइल्यूट पानी में डालता हूं तो मेरे को K+ मिलेगा और साथ ही साथ Cl- मिलेगा। मैंने एक्चुअल में 100 मोल्स लिए, तो अगर मेरे को 100 मोल्स KCl मिल रहे हैं और 100 मोल्स Cl- मिल रहा है, तो उस केस में मैं कहूंगा कि मेरा इलेक्ट्रोलाइट क्या है? स्ट्रॉन्ग है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो ये समझना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उनको कहेंगे कि जब सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, जितने भी हमने मॉलिक्यूल है वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं मैंने ले लिया CH3COOH एसिटिक एसिड, मान ले ये भी मैंने 100 मोल ले लिए, लेकिन जैसे मैंने इन्हें डाइल्यूट किया, पानी में डाला, तो मेरे को मिलेगा CH3CO- प्लस H+। हमें पता है ये वीक एसिड होते हैं। अब आरएनएस की थोड़ी से भी से जोड़ सकते हो कि ये वीक एसिड है, तो ये 100% कन्वर्जन नहीं दिखाएंगे। 100 मोल अगर मैंने CH3COH लिया है तो मुझे मैक्स टू मैक्स 40 मोल तक ही मुझे CH3COH और 40 मोल तक ही मुझे H+ मिलेगा।
बाकी का 60 मोल पानी में होने के बावजूद CH3COOH के फॉर्म में ही रहेगा। तो ऐसी स्पीसीज जो 100% कन्वर्जन नहीं कर सकती है, जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो सकती है, उनको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो सकती है उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, और इसी डिसोशिएटर को समझने के लिए हमारा टॉपिक आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन होता है ये बताता है कि कोई स्पीसीज कितना पानी में अपनी स्पीसीज को आयनिक और फॉर्म में डिसोशिएट करती है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बेसिक अगर समझ नहीं आएगा तो ओस्टोआ डाइल्यूशन लॉ समझ नहीं आने वाला है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ये बताता है कि कोई स्पीसीज कितना कन्वर्ट होती है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू, बहुत ही सिंपल ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिसोशिएटेड मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ डिसोशिएटेड मॉलिक्यूल अपॉन नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल, या टोटल नंबर ऑफ आयन टेकन, या टोटल नंबर ऑफ आयन टेकन। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें ये बताता है कि कोई भी स्पीसीज कितना अपने आयंस को डिसोशिएट हो सकती है, कितना ज्यादा डिसोशिएट कर सकती है। और इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ डिसोशिएटेड आयन अपॉन टोटल नंबर ऑफ आयन। एग्जांपल अगर मैं निकालूं केसीएल का, केसीएल के हिसाब से अगर मैं एग्जांपल लूं और मैं सबसे पहले केसीएल का निकालूं, तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू आएगी, देखना नंबर ऑफ डिसोशिएटेड, कितने डिसोशिएट हुए, तो 100 मॉलिक्यूल 100 के 100 डिसोशिएट हो चुके। अब इसको ये मत समझना कि 100 200 डिसोशिएट है, नहीं 200 नहीं है, वो मॉलिक्यूल तो एक ही है। 100 में से कितने डिसोशिएट है, तो टोटल 100 डिसोशिएट हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ डिसोशिएटेड मॉलिक्यूल 100, टोटल नंबर ऑफ आयन टेकन, कितने आयन टेकन किए थे, 100 ही टेकन किए थे। तो 100 अपॉन 100 1, कितना आ गए 1। परसेंटेज की फॉर्म में बात करूं तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% आयन डिसोशिएट हो गए। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन केसीएल की कितनी आई, 100%। यहीं अगर मैं बात करूं CH3COH की, किसकी, CH3COH की, इसकी अगर मैं निकालूं तो अल्फा इक्वल कितने मॉलिक्यूल डिसोशिएट है, 100 में से 40 मॉलिक्यूल डिसोशिएट है, सिर्फ 40 अपॉन 100, तो ये लगभग आएगा 2/5, लगभग कितना आएगा 0.4। परसेंटेज में निकालूं तो सिर्फ 40%। तो CH3COH से सिर्फ 40% अपने आयंस को डिसोशिएट कर सकता है। तो ये अंतर होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा 100%, तुम स्ट्रॉन्ग लो, तुम KCl लो, तुम NaCl लो, तुम KCl ले लो, ये जितने भी होते हैं ये सारे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये 100% डिसोशिएट कर सकते हैं। लेकिन CH3 जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, ये 100% डिसोशिएट नहीं होते हैं, ये कुछ कम अमाउंट होते हैं। जैसे CH3COH यहाँ से 40% डिसोशिएट हुआ है। तो ये बात जानना। अब इससे एक चीज तो बता दी कि हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये चीज याद रखना, अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 1 होगा, या तुम कह सकते हो कि अल्फा हमेशा 100% होगा। परसेंटेज की फॉर्म में हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो हम अल्फा की वैल्यू 1 रखेंगे इसके। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक बात याद रखना कि अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। यहाँ पे 0.4 आई, तो याद ना वीक इलेक्ट्रोलाइट ये दिक्कत आ रही थी। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो चाहे तो कुछ भी लो, उसमें से इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो नहीं आने वाला है। लेकिन वीक का किसी का 40 आ रहा है, किसी का 50, किसी का 20, किसी का 60 ऐसे आ रहा था। तो लोगों को कंसिस्टेंसी नहीं मिली थी। जब तक हम किसी थ्योरी बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी मिल जाए, तो एक रिलेशन इस टाइप का मिल जाए कि हम बता सके कि किसमें कितना आने वाला है। तो स्ट्रॉन्ग के लिए तो फिक्स था, उसका हमेशा 1 ही आएगा। स्ट्रॉन्ग है वो, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 1 आएगी। लेकिन वीक के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू चेंज हो रही थी। तो कोई ऐसा रिलेशन हमें लाना था कि वीक के लिए हमें चीज पता चल जाए। तो ओस्टवाल ने डाइल्यूशन लॉ आया फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका पूरा नाम है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका पूरा नाम ये है ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट।
ओस्टवाल ने सोचा कि मैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कुछ ऐसा रिश्ता निकालूं, कुछ ऐसा रिलेशन निकालूं कि हम समझ सके, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए तो फिक्स था कि वो हमेशा 1 ही आएगा। स्ट्रॉन्ग के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से छुट्टी आ ही नहीं सकती। स्ट्रॉन्ग तो हमेशा अपना 100% आयनाइज हो जाता है, और अगर वो 100% आयनाइज नहीं हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। तो स्ट्रॉन्ग के लिए तो फिक्स था हमेशा से। दिक्कत आ रही थी वीक के लिए। वीक का कभी 40%, कभी 30, कभी 60, कभी 75 चेंज होता रहता था। तो वीक के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट की नोन चीजों के लिए, नोन चीजों में और डिसोसिएशन में एक रिलेशन निकालने का काम किसने किया? ओस्टवाल्ड एडिशन लॉ ने किया। ठीक है, अब ये रिलेशन हमें निकालना है। ये तो बेसिक चीजें थी जो समझनी थी। ये अलग अलग तरीके भी आ सकती है। मान लो ऐसे आ गया कि शॉर्ट नोट होता है इलेक्ट्रोलाइट्स में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, शॉर्ट नोट होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये शॉर्ट नोट में आ सकता है। एक्चुअली ओस्टवाल्ड एडिशन में ये हैसियत नहीं है। अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में आ गया ओस्टवाल्ड एडिशन तो तुम यहाँ से नहीं लिखोगे, ये तो बस तुम्हें बताया जा रहा है कि किस तरीके से चीजें चली। ओस्टवाल्ड एडिशन अब स्टार्ट होता है। तो तुम्हें बस 3 चीजें याद रखनी है कि वैसा स्ट्रॉन्ग के लिए फिक्स रहता है, वीक के लिए दिक्कत करता है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब इसे स्टार्ट करते हैं, कुछ चीजों को समझना। हाँ, और यहाँ पे हम जो कंसंट्रेशन लेते हैं जनरली वो लेते हैं मोलैरिटी। याद क्या लेते हैं? मोलैरिटी। ये चीज पता होनी चाहिए। हम जब मेरे साथ जनरली तो कंसंट्रेशन लेते हैं वो मोलैरिटी की टर्म लेते हैं। ठीक है, अभी आगे काम करें। तो सबसे पहले हमें रिलेशन निकालना है। मैं पहले से हम ऐसा नहीं करें तो होने के लिए तो मैं डायरेक्ट भी लिखा सकता हूँ रिलेशन क्या है। रिलेशन की कुछ आता है, ये अगर बताओ रिलेशन आता है अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ वी, ये रिलेशन आता है। पर मैं निकालूंगा कि ये कैसे आता है, और ये निकालना ही लॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। निकालने के लिए ही पूछा जाने वाले। तो भाई ये जो लॉ है इसको निकालना आना चाहिए। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट है, लेट अस अज्यूम एन इलेक्ट्रोलाइट। मैंने मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। देखो आप सबसे इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, नोट्स में आपको मिल जाएगी। मैं डायरेक्ट आपको डेरिवेशन दिखा रहा हूं। मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट AB है। क्या है? AB को इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये होना चाहिए, मतलब ये टूटना चाहिए। हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं कर रहे हैं। टूटेगा नहीं तो कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी डे करेगा, तो उसकी बात हो ही नहीं रही है। यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रोलाइट की, और किसकी? स्पेशली वीक। तो मतलब AB अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है और इसे पानी में डालूंगा तो ये A+ में और B- में टूटेगा, ये तो गारंटी है। लेकिन वीक है तो मतलब मान लेते हैं अगर इसकी कंसंट्रेशन T = 0, मतलब शुरुआत के टाइम पे जब ये टूटा नहीं है तो पूरी की पूरी कंसंट्रेशन किसकी होगी? AB की होगी। क्या इनकी वो कंसंट्रेशन होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि टूटा ही नहीं है। तो इनकी कंसंट्रेशन लगभग कितनी होगी? 0। मान लो कुछ टाइम बाद T = T टाइम बाद या T1 टाइम बाद कुछ टाइम आया, और T1 टाइम बाद हुआ क्या? इनकी कंसंट्रेशन बढ़ी। अब बढ़ी कितनी ना, मान लो बढ़ी कितनी? C टोटल कंसंट्रेशन थी, उसमें से कितनी बढ़ेगी? अल्फा बढ़ेगी, C अल्फा बढ़ेगी। यानी कितनी बढ़ेगी? C अल्फा। कितनी? C अल्फा। जितनी वो जितना A+ बनेगा उतना ही B- बन गया। तो तुम सोच सकते हो ऐसा नहीं कि A+ ज्यादा बन गया B- कम, नहीं, क्योंकि एक ही से तो टूट रहा है ना। अगर मान लो 60 मोल टूटे तो 60 ही, अगर 60 मोल टूट गए तो 60 ही तो A+ मिलेंगे, 60 ही तो B- मिलेंगे। तो याद नहीं, ये तो दोनों वैल्यू बराबर रहेगी हमेशा के टाइम पे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, C अल्फा की रखा गया। C है कंसंट्रेशन, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन मान लो C थी, मान लो कंसंट्रेशन थी 100, ठीक है। अल्फा निकला क्या? उसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लेते हैं कितना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब इसकी मान लेते कितनी थी? 30% थी। दीदी 30%, 30% मतलब 30/100, 100 से 100 जाएगा, मतलब 30 मोल्स कन्वर्ट हुई। तो डायरेक्ट 30 लिखते हैं अच्छा, हम C अल्फा लिखते हैं क्योंकि डेरिवेशन थोड़ी मदद करता है। तो C अल्फा लिखना ज्यादा कोई अलग तो है नहीं। अल्फा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में लिया जाता है, 100 से 100 उतना ही आएगा, कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि C अल्फा निकला A+, C अल्फा निकला B-। तो हुआ क्या? C में से तो AB कितना बचा होगा? अगर मान लो ये 100 था, 30 निकल गया, तो मतलब बचा कितना? 100 - 30 बचा। तो मतलब यहाँ C - C अल्फा बच गया। C कॉमन है तो C को कॉमन लेके 1 - अल्फा लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज हो चुकी है। बेसिक चीज क्या हो चुकी है? देखो हमने बेसिक समझ रहे हैं। AB को इलेक्ट्रोलाइट होगा, ऑब्वियसली वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो A+ और B- तो टूटेगा। लेकिन C में से पहले अगर T0 में AB की कंसंट्रेशन अगर C है तो A+ की 0, B- की 0 रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन T1 टाइम के बाद C में से C अल्फा कंसंट्रेशन किसी आएगी? A+ की, और C अल्फा किसकी आएगी? B- की। C अल्फा क्यों लिखा मैंने समझा दिया, कोई चेंज नहीं आता। C लिखे या अल्फा लिखूं या C अल्फा लिखूं, चेंज नहीं आता है। ठीक है, और घटेगी कितनी? C में से C अल्फा घटेगी, C कॉमन डालो, C * 1 - अल्फा। ठीक है, अब थोड़ा सा रेट लॉ लगाते हैं। इक्वेशन दिख रही है, रेट लॉ क्या? लो में लगाते हैं।
तो अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लोमा, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके लिए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, क्योंकि दो रिएक्शन हो रही है ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो एक फॉरवर्ड के लिए लगाएंगे एक बैकवर्ड के लिए। तो आर फॉरवर्ड अगर मैं लगाओ, रेट फॉर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के लिए क्या होता है देखो, अब पता होना चाहिए, रेट होता है इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट अभी ए बी है फॉरवर्ड के लिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए बी आ जाएगा, और ये प्रोपोर्शनल होते हैं। और जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा एक कांस्टेंट आएगा केएफ इनटू ए बी, इसे बोल जाओ मान लो इक्वेशन नंबर। ऐसे बैकवर्ड के लिए भी लगेगा, बैकवर्ड के लिए आएगा आरबी, आरबी प्रोपोर्शनल होगा। अब बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट ये दोनों है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस, तो आरबी अगर डिवाइड हो तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो एक कांस्टेंट आएगा केबी इनटू ए प्लस इनटू बी माइनस, इसको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन है तो इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, होता ही नहीं होता है, बहुत बढ़िया। फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर है तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर दे देते हैं, तो केएफ इक्वेशन 1 से निकाल दो, केएफ इनटू एबी बराबर हो जाएगा किसके, केबी इनटू ए प्लस और बी माइनस के, ठीक है। रेट को एक साथ अभी काम करते हैं, ये क्वेश्चन को एक साथ आते हैं, इनको नीचे भेज देता हूं, तो आ जाएगा केएफ अपॉन के बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, आ गया, ठीक है। अब ये कंसंट्रेशन टर्म तो हमें यहाँ पता है, हम टी टाइम की बात, टी वन टाइम की बात कर रहे हैं, तो टी वन टाइम में कंसंट्रेशन ऑफ देखो के एफ अपॉन के बी तो होता है के सी के ई क्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने पढ़ा है लास्ट सेमेस्टर में, के ए क्यू होता है। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस अभी आई है हमारी सी अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस कितनी है, ये भी सी अल्फा है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी कितनी है, वो है सी इंटू सी वन माइनस अल्फा, तो अच्छे से लिखते हैं, तो के ई क्यू आ जाएगा, ये सी अल्फा, ये सी अल्फा अपॉन ये सी इंटू वन माइनस अल्फा, एक ऊपर के सी के नीचे का सी कटा, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा के ई क्यू इक्वल टू, यहाँ पे बड़ी गजब चीज आने वाली है, सी अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, इसको तुम करो बॉक्स में बंद, बादलों के अंदर डालो, क्योंकि ये जो चीज है के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, ये है जनरल लॉ ऑफ ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसे कहते हैं जनरल लॉ ऑफ ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन। मतलब ये जो लॉ है ना, ये भाई साहब स्ट्रॉन्ग के लिए भी काम करेगा, वीक के लिए भी काम करेगा, ये जनरल है, सबके लिए जनरलाइज लॉ है नहीं है। अब यहाँ पे से हम कंडीशन डालेंगे वीक की, यहाँ डालेंगे कंडीशन। अभी तक हमने कहीं पे वीक की बात करी, हमने लिखा कि यार वीक है, कहीं नहीं लिखा हमने, देखो एक पॉइंट में लिखा कि हमने सी अल्फा किया। अगर मैं कह रहा हूँ कि सी अल्फा, अगर वो मान लो अल्फा 100% अगर तुम लगा डाल लो जाए, तो या तो 1, अगर तुम अल्फा 1 डाल दोगे तो सी यहाँ 0 हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 माइनस 1 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अब तक बात चली ना, यहाँ पे कहीं पे हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात नहीं करी है, ये जनरल चल रहा है। तो ये जो फॉर्मूला आता है कि इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, ये जनरल लॉ है ऑस्टवाल्ड का, जनरल मतलब सबके मान लेगा। अब यहाँ पे हम डालेंगे वीक के लिए, तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं तो होगा क्या, बहुत जानना बड़ी गजब चीज। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, सिंपल है ना, अल्फा बहुत छोटा है, अल्फा की वैल्यू जो है वो वेरी लो है, अगर अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, मतलब 0.2 है 0.2 है, तो अगर मैं 1 माइनस अल्फा निकालूं, ये तो लगभग 1 की इक्वल होगा ना, 1 माइनस अल्फा को मैं 1 लिख सकता हूँ। अगर अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है तो 1 माइनस अल्फा को मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई गड़बड़ है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो, दिक्कत नहीं, ये चलता है सब केमिस्ट्री में, ठीक है, सब चलता है। तो 1 माइनस अल्फा की जगह 1 लिख देता हूँ इसी इक्वेशन में, तो मेरे को मिल जाएगा के इक्वल को छोड़ देते तो सी अल्फा स्क्वायर, और देखो 1 माइनस अल्फा, तो 1 अल्फा की जगह 1 डालूंगा, देखो 1 माइनस अल्फा की जगह मैं 1 डालूंगा, देखो ये अभी मैं बताऊंगा अभी इसकी इनकंसिस्टेंटी क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंटी का नहीं, इनकंसिस्टेंटी जो भी होता है वो अभी कहाँ है कि मैं बताऊंगा। 1 माइनस अल्फा की जगह कितना डालना है, 1 डालना है, तो नीचे डिनोमिनेटर 1 हो गया, तो k इक्वल टू सी अपॉन अल्फा गया। अभी हम बात कर रहे हैं, देखो ये जो लॉ निकाले डाइल्यूशन के लिए कि डिग्री ऑफ डिफ्यूजन के लिए, तो अल्फा डिग्री ऑफ डिफ्यूजन होता है, तो अल्फा अलग करो, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ये अपॉन सी, सिंपल बात,
और अगर देखो रुको रुको के अपॉन सी, अगर अल्फा स्क्वायर कितना है के अपॉन सी, सी क्या होता है देखो, सी होता है सिंस, आगे देते हैं ब्रैकेट देते हैं, सी होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है मोलैरिटी, मैंने कहा ना कि कंसंट्रेशन को हम मोलैरिटी के नाम पर लिखते हैं। मोलैरिटी की वैल्यू होती है नंबर ऑफ होल अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल इन पर यूनिट वॉल्यूम, ये होती है मोलैरिटी, नंबर ऑफ होल इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो सी की जगह अगर मैं n अपॉन v लिखूंगा तो v ऊपर चले जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा kv अपॉन सी, kv अपॉन सी आ जाएगा। बहुत सिंपल बात। अगर मैं अब n इक्वल टू 1 सॉरी सी आ जाएगा, kv अपॉन n आ जाएगा, देखो n अपॉन v था ना तो n आएगा, p ऊपर चले जाएगा। इफ n इक्वल टू 1, अगर मैं 1 मोल की बात कर रहा हूँ तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा v, सॉरी अल्फा स्क्वायर से लेना, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा kv, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा kv। अब मेरे बात ध्यान से सुनो भाई साहब, k तो कांस्टेंट है, अगर तुम यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट ला सकते हो इक्वल टू लाने के लिए, तो इक्वल टू ये को कांस्टेंट ला के प्रोपोर्शनलिटी तो आ सकती है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू v, लिख सकता हूँ, रूट उधर भेजो तो अल्फा इक्वल टू अल्फा प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे अल्फा प्रोपोर्शनल आ जाएगा रूट वी, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, वो अल्फा साइन है, ये मैंने कहा ना यही आता है, यहाँ लिखा था ये अल्फा प्रोपोर्शनल टू रूट वी। वी क्या है, वी वॉल्यूम है। तो ओस्टवाल्ड एरिस्टोटल कहता है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे आएगी डेफिनेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए, तो मैं पहले भी लिख सकता था, इसे शुरू में लिख देता फिर प्रूव करता, लेकिन मजा नहीं आता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या रूट ऑफ वॉल्यूम, क्या स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर तुम जितना भी वॉल्यूम लो, मान लो मैंने ले लिया 100 लीटर वॉल्यूम, ठीक है, तो उसकी अगर किसकी 100 लीटर मैंने ले लिया क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर मैं उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालूंगा तो 100 यहाँ डालोगे तो लगभग अल्फा आ जाएगा 10, लगभग कितना आएगा 10% आए, यानी कि 10 तुम कह रहे हो सर उसके लिए बनाता है और ये 10, ये प्रोपोर्शनल और इक्वल टू नहीं है, ये लगभग प्रोपोर्शनल है, ये लगभग क्या प्रोपोर्शनल है, तो ये समझना। तो एक रिलेशन तुम्हें मिल जाएगा कि तुम जितना ज्यादा वॉल्यूम लोगे उस हिसाब से तुम्हें एक रिलेशन मिलता जाएगा। तो ये होता है रिलेशन लॉ, ये कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके वॉल्यूम के स्क्वायर रूट की, यही है प्रोपोर्शनल और ये है इसका प्रूफ। आया बात समझ में? लेकिन एक और बात समझते कैसे लिया हमने, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट माना ए बी, ए प्लस में बी माइनस टूटेगा, जीरो टाइम पे ए बी की एक्सेलरेशन मान लो सी थी, तो टाइम अभी टूटा ही नहीं तो टूटेगा कैसे, तो जीरो और जीरो रहेगी। कुछ टाइम बाद मान लो सी अल्फा आ गया, सी अल्फा क्यों आया, मुझे बस समझा दिया कि वो उतना ही होता है, तो सी अल्फा तो कितना कर देगा, सी में से सी अल्फा कर देगा, सी का मतलब 1 माइनस अल्फा आएगा। लोमा लगाओगे फॉरवर्ड के लिए तो ये आएगी, बैकवर्ड के लिए आएगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो आर एफ इक्वल टू आर बी, तो इस तरीके से तुम के इक्विलिब्रियम की वजह से ये रिलेशन होगी। और ये रिलेशन जो है ये जनरल रिलेशन, ये वीक के लिए भी काम करता है, स्ट्रॉन्ग के लिए भी काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लगाएंगे तो हम कहेंगे कि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है तो 1 माइनस अल्फा की जगह 1 रख देते हैं, ठीक है। अगर तुम मान रहोगे 1 माइनस अल्फा की जगह कहाँ गया, तो 1 माइनस अल्फा की जगह k इक्वल टू c इनटू अल्फा स्क्वायर रहेगा। हमें वैल्यू चाहिए अल्फा क्योंकि अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाले, तो अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन c आएगा। c होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, तो k c की जगह n अपॉन v को, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू kv अपॉन n आएगा। n अगर मैं 1 मान रहा हूँ, ये 1 है, n इक्वल टू 1 मोल है, ठीक है। 1 मोल मान रहा हूँ तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू kv आ जाएगा। अब k क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो अगर ये हटेगा तो प्रोपोर्शनल दिखाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू v, तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू रूट भी आ जाएगा। यही है हमारा ओस्टोलाइट लॉ, यही है फाइनल लॉ। क्या कहता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम। अब लेकिन इसकी भी बहुत सारी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, सबसे पहली चीज समझना, तो इसकी लिमिटेशन क्या है ना, सबसे पहले लिमिटेशन इसकी ये है कि पैसा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए काम करता है। स्ट्रॉन्ग के लिए बताऊं काम करे, क्या दिक्कत आएगी, देखो स्ट्रॉन्ग के लिए दिक्कत ये आएगी, स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। मैंने कहा ना इनकंसिस्टेंसी कहां दिखेगी, अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 1, और यहां पर 1 रखो क्या आएगा 1 माइनस 1 0 समथिंग अपॉन 0। इक्विलिब्रियम गाइस साथ देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो सकता है क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हिसाब लगाओ। देखो एक इंटेंसिटी दिखी, तो ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत है कि ये भाषा वीक के लिए काम कर रहा है। तुम कह रहे, तुमने यहाँ पे क्या लिखा है जनरल लॉ, पर जनरल लॉ तो है ही नहीं है।
इसे काम से वीक के लिए कर रहा है, तुम स्ट्रॉन्ग ला लोगे। आप देखो हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के तो सही काम किया, पर जैसे अगर मैंने लिखता फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इक्वल टू 1 1 माइनस 1 0 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनफाइनाइट, बात है कोई सेंस है नहीं है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही काम करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए काम नहीं करता। दूसरी चीज वैसा भी क्या लगाया तुमने, लॉ ऑफ मास एक्शन। भाई तुमने पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स में कि लॉ ऑफ मास एक्शन तो वैसे ही गड़बड़ चीज है, लॉ ऑफ मास एक्शन तो काम करता ही नहीं है, तभी तो रेट लो है ना, क्योंकि इनका इनकंसिस्टेंट था लॉ ऑफ मास एक्शन। सिर्फ ये थोड़ी थी उसकी पावर, थोड़ा सही था लेकिन उतना भी नहीं था, इनकंसिस्टेंट था, तो इसलिए लॉ ऑफ मास एक्शन भी होता है। जिसमें वेस्ट है वही गलत है। तीसरी चीज है, पता है किस पे वेस्ट है, उस डायल्यूशन लॉ किस चीज में वेस्ट है, ये एक थ्योरी में वेस्ट है जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, आर्हेनियस थ्योरी। और तुम्हें बताओ वो आर्हेनियस थ्योरी ही गलत है, वो ही गलत है। तो ये जिस चीज में वेस्ट है वही गलत है, इसकी नींव ही गलत है, तो घर कैसा बनेगा वैसा। तो ये तीन इसकी क्या आती है लिमिटेशन आती है। पहली लिमिटेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट काम नहीं करता। दूसरी लोमा गलत है, जिसमें जिस डायरेक्शन तुम कर रहे हो वैसा भी लोमा ही स्टार्ट नहीं करता। और तीसरी चीज भाई साहब जिस लॉ पे तुम ये पूरा लॉ लिख रहे हो वो लॉ ही गलत है, आर्हेनियस थ्योरी ही उतनी सही नहीं है। तो तीन लिमिटेशन है, ठीक है। लेकिन भाई साहब लिमिटेशन से क्या करें भाई साहब, नंबर इतना इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है पेपर में। तो अगर क्रॉस ट्रांसलेशन आएगा तो थ्योरी लिखोगे, थ्योरी में नोट्स पे तो मिल जाएगी, एक दो डायलॉग ही लिखना है, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज यहाँ से इसकी डेरिवेशन स्टार्ट होगा यहाँ तक, फिर अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन है ये, और लास्ट में लिमिटेशन, बस आगे नंबर इतना जो है। लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है वैसा, पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो ये था आपका ऑस्ट्रो डायरेक्शन का लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है लेक्चर में। वैसे अगर वॉइस खराब आ रही हो तो इसको माफी मांग देता हूँ, कुछ दिक्कत आ रही है तो, लेकिन जल्दी से ठीक किया जाएगा। मिलता है अगले लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।